guys, welcome back to my channel. मैं मानसा दिस साइड. I hope you all are doing well. So मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ईसी ट्रायल्स का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ईसीए के ट्रायल्स के दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं. तो ये सारी बातें मैं आज कवर करूंगी. वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ ये बहुत सारी क्वेरीज दिखाना चाहती हूँ. अभी एक एक करके सारी क्वेरीज आएंगी. आप वीडियो पॉज करके सारी क्वेरीज पढ़ लीजिएगा. मे बी वो आपकी ना हो क्वेरी, बट जो बाकी बच्चे क्या पूछ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अगली बार वो क्वेरी आपकी भी हो सकती है. तो आप सारी क्वेरीज पढ़ लीजिए लाइन से. उसके बाद एक एक करके मैं सारी क्वेरीज का आंसर करूंगी. सो आई होप आपने सारी क्वेरीज पढ़ ली होंगी. तो अब मैं बताना शुरू करती हूँ. पहली बात, जो थंबनेल पे फोटो लगी है वो मेरी ईसी ट्रायल्स के दिन की फोटो है. वो मैं हूँ ऑब्वियसली, और वो भारती कॉलेज है जहाँ पे वो फोटो मैंने क्लिक कराई है. भारती कॉलेज में ही मेरा म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ट्रायल्स था. तो उस दिन की ही फोटो है. सो मैं अपना एक्सपीरियंस पहले बताती हूँ. तो मैंने ईसीए 3 कैटेगरीज में दिया था. पहला म्यूजिक में दिया था, म्यूजिक वोकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तबला और क्विज. तो इन तीनों का तो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है कि क्या क्या होता है. और बाकी मैंने डांस का नहीं दिया था, बट मैंने उसके बारे में भी पता किया क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी. तो मैंने अलग अलग लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों को मैसेज किया, पता लगाया कि कौन कौन ईसीए से है. तो मतलब ये मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया. एक तो अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, 19 जून तक है, और मेरी इंटर्नशिप भी शुरू हो गई है. इंटर्नशिप मैं अभी डीयू की वाइस ट्रांसफर इंटर्नशिप कर रही हूँ. ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है. इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी. पहले तुम लोग डीयू आ जाओ, उसके बाद जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सारी मैं कवर कर लूंगी. बस पहला एम है कि तुम लोग को डीयू लेकर के आऊँ, ठीक है. तो ईसीए का ट्रायल्स का एक पीडीएफ आता है. सब के सब, आप सब जितने लोगों ने ईसीए भरा है, सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे एक्टिव रहना. उस पे ही नोटिफिकेशन आएगा कि ईसीए की डेट्स क्या हैं. डेट्स का पीडीएफ बन के आएगा और आपके रोल नंबर या जो आपको एप्लीकेशन नंबर सीयूईटी का, उसके अकॉर्डिंग आपको डेट्स मिलेंगी आपके ट्रायल्स की. पूरा पीडीएफ बन के आएगा. सारी कैटेगरीज लिखी होंगी. उसमें लिखा होगा कि इस दिन इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक बच्चे इस कॉलेज में इतने बजे आएंगे. तो सारा पीडीएफ आएगा. मैं भी देखती रहूंगी कि वो जब आएगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं म्यूजिक से. म्यूजिक वोकल. म्यूजिक वोकल में पहले ब्रॉडली 2 कैटेगरी है, इंडियन और वेस्टर्न. इंडियन में भी 2 कैटेगरी है, इंडियन क्लासिकल, इंडियन लाइट. वेस्टर्न में वेस्टर्न क्लासिकल, वेस्टर्न लाइट. अब इसमें डिफरेंस समझ लो. इंडियन क्लासिकल मतलब राग सारे गामा वाला. इंडियन लाइट मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स. अब वेस्टर्न में क्लासिकल मतलब डोरे मीफा उनका वाला क्लासिकल. वेस्टर्न इंग्लिश सॉन्ग्स. और इंग्लिश लाइट, वेस्टर्न लाइट में नॉर्मल हॉलीवुड इंग्लिश सॉन्ग्स. ये तब अब मैंने क्लासिकल में भरा था तो मैंने राग प्रिपेयर की थी. अब सबसे ज्यादा डाउट जो मुझे म्यूजिक के ट्रायल्स में आ रहा था, मैंने पूरा नोट करके रखा है कि किसका क्या क्या डाउट आ रहा था. तो सबसे पहला डाउट आ रहा था कि इंस्ट्रूमेंट्स. अब तबला, हारमोनियम तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं. पहली चीज, आपको ईसीए ट्रायल्स में कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे. मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है. अगर आप हारमोनियम बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, तो आपको वो अपने साथ लेकर के जाना है. बाकायदा ये पीडीएफ में पूरा मेंशन आ जाएगा, पर मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ कि आप प्रिपेयर्ड रहिए. जैसे मैं अयोध्या से दिल्ली तक हारमोनियम, तबला सब ट्रेन में लेकर के आई. प्रॉब्लम होती है, आई नो. तो आप पहले से ही अरेंज कर लो, सोच लो कि कैसे क्या करना है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, प्रोवाइड नहीं करते हैं. आपको खुद से अपना लेकर के जाना है. इसका सेकेंड ऑप्शन भी है कि अगर आपको हारमोनियम नहीं लेकर के जाना है तो आप तानपुरा लगा सकते हैं. क्लासिकल वाले बच्चे ध्यान से सुनो, आप तानपुरा का यूज कर सकते हो. मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके गई थी. हारमोनियम मैं लेके गई थी, मैंने बजा के गाया था, दैट वाज गुड. लेकिन जो बच्चे नहीं लेके आए थे वो नॉर्मली तानपुरा पे गा रहे थे. तो आप आइदर वेज में कुछ कर सकते हो, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि कितने गाने गाने होते हैं, तो ये ब्रॉडली मैं पूरी म्यूजिक कैटेगरी के लिए बता रही हूँ. पहला, तो आप जैसे ही जाएंगे, आपने जो प्रिपेयर किया है आपको वो सुनाना है. जैसे मैं अपनी एक राग प्रिपेयर करके गई थी, उसमें तान अलाप मैंने प्रिपेयर किया था, छोटा ख्याल. उसको मैंने गई तो मैंने उनको पहले सुना दिया.
वो पहले आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप जाएंगे, जो आपने प्रिपेयर किया वो आपको गा के सुनाना है। सेकेंडली मेरे टाइम पे तो यही हुआ था कि पहले मैंने गाया अपनी चॉइस से। सेकेंडली उन्होंने मुझसे पूछा कि अपने रीजन का, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो वहाँ का कोई लोकल सॉन्ग सुनाओ, लोकगीत, फोक सॉन्ग सुनाओ। तो आपको फोक सॉन्ग सुनाने होते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा था कि क्या हम अपने साथ एक कंपेनियन लेके जा सकते हैं या कंपनिस्ट लेके जा सकते हैं। तो यस, ईसीए में अलाउड होता है, आप अपने साथ एक कंपेनियन लेके जा सकते हैं या कंपनिस्ट लेके जा सकते हैं, और वो आपको अकम्पनी कर सकता है। लेकिन जैसे आपने अगर राग गाई, आप हारमोनियम बजा के गाए, तो वो तबला बजा सकता है, आपको गाने में हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो बच्चे बॉलीवुड सॉन्ग वाले हैं, उनका बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि क्या कैरियोके यूज कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बच्चों से बात की जो ईसीए से आए हैं वाया दैट कैटेगरी, तो उन्होंने कहा कि कैरियोके वो प्रेफर नहीं कर रहे थे, उन्होंने कैरियोके बंद करवा दिया था। वो कह रहे थे कि आप नॉर्मली गा के सुनाइए। वो इसलिए ऐसा कर रहे थे कि उनको पता चल पाए कि वॉइस की क्वालिटी क्या है, आप एक्चुअली कैसा गा रहे हैं, कैरियोके के आड़ में आप अपनी वॉइस तो नहीं कवर कर रहे हैं। तो इसके कारण की वजह से उन्होंने कैरियोके बंद कर दिया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कैरियोके के बिना प्रैक्टिस करके जाओ, कैरियोके साथ में लेकर के जाना अपना। अगर वो अलाउ करते हैं तो आप यूज कर लेना, बट अगर नहीं करते हैं इन केस, तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो कि बिना उसके भी गाना पड़ सकता है। और क्या क्वेश्चन है? अच्छा, तो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि दीदी अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ट्रेंड हो कि नहीं, मतलब बच्चे कह रहे थे कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है म्यूजिक में, तो वो तब गा सकते हैं कि नहीं, वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखो बच्चा, म्यूजिक में ईसी ट्रायल्स देने के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप ट्रेंड होने चाहिए। जैसे मैंने प्रभाकर किया, मेरे पास 6 ईयर डिग्री है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि जिनके पास डिग्री है वही अप्लाई कर सकते हैं। आप गाते हैं, आपने कंपटीशन में पार्ट किया है, आप फर्स्ट आए हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है, आपके पास सर्टिफिकेट्स है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास कोई डिग्री हो। एंड सेकेंडली वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते कि आप ट्रेंड हो कि नहीं। नो, आप ट्रेंड हो नहीं हो ये आप तक है। वो क्या जज कर रहे हैं? आपकी वॉइस की क्वालिटी, आप कैसा गा रहे हैं, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ट्रेंड और अनट्रेंड वाला कुछ भी नहीं है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वहां पे नहीं होता है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। फिर मुझसे कई बच्चों ने पूछा कि पब्लिक परफॉर्मेंस होती है क्या, और कुछ ने तो मुझसे ये भी पूछा कि दीदी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है उनको। नहीं बच्चा, बिल्कुल भी नहीं, वीडियो नहीं रिकॉर्ड करके भेजनी है, वहां आपको लाइव परफॉर्मेंस देनी है। वहां पे आपको बताया जाएगा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस कॉलेज में इतने बजे आना है परफॉर्म करने। तो जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे म्यूजिक की भी बात कर रही हूँ, तो म्यूजिक आपको वहां जाके उनको गा के सुनाना पड़ेगा, कोई वीडियो बना के उनको नहीं भेजनी है। ठीक है। और पब्लिक परफॉर्मेंस, अब पब्लिक परफॉर्मेंस इन सेंस कि सिर्फ जजेस के अलावा और कोई नहीं होता। जैसे कुछ बच्चों कह रहे थे कि ईसीए ट्रायल्स की वीडियो बनवा सकते हैं अपनी, नहीं, कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वहां अलाउड नहीं होती है। सिर्फ जो पार्टिसिपेंट है वो जाता है, वहां जजेस रहते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं होता। जितने बाकी पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं वो अलग रूम में बैठे होते हैं, अपने अपने नंबर से आते रहते हैं। आपके अलावा आपका वहां पे कोई परफॉर्मेंस देखने नहीं बैठा होता है। वो कोई लोकगीत ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस नहीं हो रहा कि आप परफॉर्म कर रहे हो, पब्लिक देख रही है, आप नर्वस हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ 3 से 4 टीचर्स बैठे होते हैं, जजेस, वो बहुत अच्छे होते हैं आपको बिल्कुल। मैं जैसे अब जब मैं गई थी ना, तो मैं पैनिक करने लगी थी, मेरा ऐसे उंगली उंगली कांप रही थी हारमोनियम में, तो उनको दिख रहा था, तो उन्होंने मुझे नॉर्मल करने के लिए पूछा कि बेटा आप क्या करने वाले हो, और मैं इसमें हड़बड़ा गई कि मैं ये वो। तो क्या, आराम से बेटा, आराम से, आप पहले रिलैक्स हो जाओ, फिर आराम से सुनाओ। तो मतलब वो टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे थोड़ा डरे रहते हैं, ऐसे स्कूल से अभी कॉलेज में आने वाले हैं, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि जजेस कैसे जज करेंगे, घूरते रहेंगे या क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत फ्रेंडली सा कॉम्पिटिटिव सा ये एग्जाम होता है, आराम से होता है, कोई इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा कि इसका डिसएडवांटेज तो नहीं है। मैं अपनी पहली वीडियो से कह रही हूँ कि इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपका नॉर्मल प्रोसीडिंग एलोकेशन का जो सीयूईटी से हो रहा है, उस पे ईसीए का क्या रिलेशन है, मतलब क्या ये इस पे इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे नहीं कर रहा है। ठीक है। तो म्यूजिक में ब्रॉडली यही सब मुझे डाउट्स आए थे, तो मैंने ये कवर कर लिया है। इन केस अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ लेना, कोई भी मन में शंका हो पूछ लेना।
ठीक है, मैं हमेशा रिप्लाई कर देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ। बस अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने मुझे कोई कमेंट करके कुछ पूछा है। तो अगर कुछ सीरियस पूछ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करते हैं। सो डांस कैटेगरी का भी लगभग सेम है। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहला, अगर आप क्लासिकल डांस कर रहे हो, जैसे कथक वगैरह कर रहे हो, तो आपको क्लासिकल म्यूजिक पे ही डांस करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्लासिकल डांस कर रहे हो किसी बॉलीवुड सॉन्ग पे, नहीं। दूसरा, आप क्लासिकल डांस कर रहे हो तो जो उसकी कॉस्ट्यूम है, जो उसका मेकअप है, वो आपको करके जाना है। पूरी अच्छी सी परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन के साथ देनी है। सारे कैटेगरी के बच्चे सुन लो, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो अपना मेकअप, अपनी कॉस्ट्यूम सब पहन के जाना, अपना म्यूजिक लेके जाना। क्लासिकल हो तो क्लासिकल म्यूजिक ही लेके जाना, और अगर नॉर्मल बॉलीवुड डांस कर रहे हो या कोरियोग्राफी में हो तो बॉलीवुड सॉन्ग्स चलेगा, उसको साथ में लेकर के जाना। पेन ड्राइव में या फोन में वो पीडीएफ में लिखा रहता है कि कैसे लेकर के आना है, ठीक है। तो डांस में तो ब्रॉडली यही था। कोरियोग्राफी वाले बच्चे पूछ रहे थे कि वहाँ अचानक से तो नहीं दे देंगे किसी गाने पे कोरियोग्राफ करने को। तो अब हर साल पैटर्न कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो कोरियोग्राफी के कैटेगरी का मुझे कोई बच्चा अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना कुछ प्रिपेयर पहले से करके लेके जाओ। और अगर आप इतना परफॉर्मेंस प्रिपेयर करा रहे हो, कोरियोग्राफ कर रहे हो, तो अगर वो रैंडमली कोई सॉन्ग भी देते हैं तो आप उसको इजीली वहाँ पे कोरियोग्राफ कर सकते हो। कोई ऐसा अलग सा गाना नहीं दे देंगे, कोई चलता फिरता गाना ही दे देंगे, तो आप इजीली कर सकते हो। तो कुछ हेडेक नहीं लेना है, कि आपकी स्किल्स का टेस्ट है और आप अपनी स्किल्स में अच्छे रेस में तो जा रहे हो, तो अपनी स्किल्स पे भरोसा रखो। वहाँ सब कुछ स्किल बेस पे होता है, सब अच्छे से हो जाता है। तो डांस में अगर और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। और सर्टिफिकेट का कुछ बच्चे कह रहे थे कि टाइम पीरियड में नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा इशू आ रहा है। ये मुझे हायर लेवल पे भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, जो डिग्री वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने भी दिया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो जो डिग्री वाले सर्टिफिकेट होते हैं ना, वो टाइम पीरियड शायद नहीं देखा जाता है। तो डिग्री वाले तो जरूर अपलोड कर देना, टाइम पीरियड में हो ना हो। जिनके पास भी डिग्री है कथक में या म्यूजिक में और टाइम पीरियड में नहीं है, फिर भी अपलोड कर दो। और बाकी जितने विनिंग सर्टिफिकेट्स हैं कॉम्पिटिशन वाले, उनको ध्यान रखना कि वो टाइम पीरियड में ही होनी चाहिए। टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, क्विज। तो मैंने भी क्विज दिया था और क्विज के ऊपर भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो पहला, क्विज के सर्टिफिकेट आप 5 सर्टिफिकेट लगा सकते हो, किसी भी लेवल के, स्कूल लेवल के, स्टेट लेवल, जोनल लेवल, नेशनल लेवल, जिनके भी सर्टिफिकेट्स हैं आप लगा सकते हैं। सेकेंडली, अब क्विज का सिलेबस पूछ रहे थे बच्चे कि सिलेबस क्या होता है। एज सच कुछ डिफाइंड सिलेबस नहीं है। आपको क्विज के लिए 2 चीज तैयार करनी है। पहला, स्टैटिक जीके, जो यूजुअली नॉर्मल फैक्ट्स है, और दूसरा करंट अफेयर्स। अब क्विज का पैटर्न ये होता है, आपको 1 घंटा मिलता है, जहां तक मुझे याद है 1 घंटा मिलता है, और 60 क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन तो आई एम श्योर 60 क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे टाइम पे वो मिक्सचर था, मतलब बहुत कम फैक्ट्स थे, 10-15 क्वेश्चन फैक्ट्स वाले होंगे और बाकी सारे आपके क्वेश्चन करंट अफेयर पे थे। जैसे मेरे टाइम पे चंद्रयान का बहुत जरा वो चल रहा था, वो ग्लोबल टॉपिक हो गया था, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कहाँ जो वहाँ पे वो लैंड किया उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया, उसमें कौन सा ऑर्बिटल या ये सब यूज किया गया था, मतलब करंट अफेयर ही। और हाँ, अगर किसी मिनिस्टर को कोई वो मिला है, अवार्ड मिला है, जैसे उस समय प्राइम मिनिस्टर को फ्रांस से कोई अवार्ड मिला था ग्रॉस करके, तो ये सारा भी आता है कि अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लोकसभा में कितनी सीट होती है, विधानसभा में कितनी सीट। तो ये तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं क्विज में। बेसिकली आपको अपने अराउंड जो हो रहा है ग्लोबल टॉपिक्स, उस पर यूट्यूब पे डाल दो कि बर्निंग टॉपिक्स नाउअडेज या करंट अफेयर ऑफ पास्ट 2 मंथ्स, ऐसे करके डाल दो यूट्यूब पे। अब मैं जल्दी से एनसीसी और एनएसएस वाली कैटेगरी के बारे में भी बता देती हूँ। बच्चा, एनसीसी और एनएसएस का कोई ट्रायल्स नहीं होता। जो आप सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे, उसके बेसिस पे ही आपकी मार्किंग होगी। तो एनसीसी में आप ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, कैंप में गए हो तो वो सारे सर्टिफिकेट, जैसे शूटिंग वूटिंग करवाते हैं ना, उसमें जो जीतते बच्चे उनको सर्टिफिकेट। एनसीसी में जितने सर्टिफिकेट लगाओगे उतने नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि इसका कोई ट्रायल है नहीं, सब कुछ आपके सर्टिफिकेट पे होने वाला है। तो जितने सर्टिफिकेट लगा सकते हो अपलोड कर दो, ठीक है। एनएसएस वाले भी जितने आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं आप अपलोड कर दीजिए, आपका भी कोई ट्रायल्स नहीं होता है। और सर्टिफिकेट से याद आया, सेल्फ
सेल्फ अटेस्टेड सारे कैटेगरी के सारे सर्टिफिकेट जो बच्चे सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं, चाहे जिस कैटेगरी में, आपको उस सर्टिफिकेट पे सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। अब सेल्फ अटेस्टेड करने का क्या प्रोसेस होता है? जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसका प्रिंट आउट कराओ, प्रिंट आउट वाला जो पेज आएगा उसमें अपने हाथ से लिखो सेल्फ अटेस्टेड, उसकी फोटो खींचो और उसको अपलोड करो। ठीक है, ये प्रोसेस होता है सेल्फ अटेस्टेड का। तो अगर किसी ने गलती से नहीं किया है, मुझे कई बच्चे कहते हैं कि मैंने सेल्फ अटेस्टेड करना तो भूल गया, भूलना नहीं है उसको, अब तो अपलोड हो गया, अब उसको एडिट का ऑप्शन आपको पास नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है करेक्शन विंडो की। आई एम वेरी श्योर कि करेक्शन विंडो इस बार भी वो अपलोड करवाएंगे जरूर। तो करेक्शन विंडो का वेट करो। जिसने सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखा है या कोई मिस्टेक कर दी है फॉर्म फिल करते समय, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स में अदला बदली कर दी है, मैक्सिमम मार्क्स की जगह ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन की जगह मैक्सिमम मार्क्स। तो ये सब जो गलतियां किया है, आप सब लोग एकदम बुद्धि खोल करके जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो ये सब कुछ सही कर लेना। मैं नोटिफाई कर दूंगी कि कब करेक्शन विंडो ओपन हो रही है। पीजी वालों की ओपन हो गई है तो मतलब यूजी वालों को भी मौका मिलेगा, तो आप लोग सावधान रहना। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगी। तो मैंने ब्रॉडली सारी कैटेगरीज को कवर कर लिया है कि उन स्पेसिफिक कैटेगरीज में ट्रायल्स कैसे होते हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि दीदी ईसीए में कट ऑफ निकलता है या कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चा सिलेक्ट होता है, मतलब वो पूछना चाह रहे थे कि एज अ कॉम्पिटिशन हो रहा है तो इसमें क्या कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उनको ही ईसीए की सीट मिलती है या कोई कट ऑफ निकलता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब लोग समझ लीजिए। तो ईसीए कोई कंपटीशन नहीं है, ईसीए एक एग्जाम है। कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है बच्चा, लेकिन एग्जाम में पास या फेल होता है। ईसीए एग्जाम है, ईसीए में पास होने के लिए आपको मिनिमम 30 मार्क्स चाहिए 70 में से। अगर आपके लेस देन 30 मार्क्स हैं तो आप ईसीए के एग्जाम में फेल हैं, तो मतलब ईसीए से आपको कोई कोर्स या कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर ईसीए में आपके मोर देन 30 मार्क्स है 70 में से तो आप पास हैं। तो जितना आपका नंबर होगा प्रेफरेंस शीट में उसी हिसाब से आपको कोर्स और कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किस एक कैटेगरी से कोई 3 ही बच्चा सेलेक्ट होगा, नहीं, जो कैटेगरी में पास होगा उसको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा था कि जैसे अगर मैंने म्यूजिक से ईसीए ट्रायल दिया और मैं सिलेक्ट हो गया तो क्या मुझे उस कॉलेज में म्यूजिक की सोसाइटी में रहना कंपलसरी है? यस, जिस भी कैटेगरी से आप ईसीए की जिस भी कैटेगरी से आप किसी कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज की उस सोसाइटी में आपको रहना कंपलसरी है। जैसे मेरा एडमिशन म्यूजिक से हुआ है तो मैं अपने कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी में हूँ, मेरा वहाँ रहना कंपलसरी है। आपका जब एडमिशन होगा तो आपसे बकायदा साइन करवाया जाएगा, उसको कहते हैं अंडरटेकिंग। वहाँ पे लिखा होगा कि मेरा एडमिशन ईसीए की इस कैटेगरी से हो रहा है, ये मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी में इस कैटेगरी से इस सोसाइटी में पार्ट लूंगा और अपने इस कॉलेज की तरफ से परफॉर्म करूंगा। और अगर मैं परफॉर्म करने या पार्टिसिपेट करने में फेल होता हूँ तो मेरा एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ये पूरा आता है आपके पास, ये भी मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रही हूँ, मेरे पास लकीली ये पीडीएफ पड़ा हुआ था। तो ये पूरा आपके पास अंडरटेकिंग आती है, उसको आपको साइन करना है। तो यस, इट इज कंपलसरी। आप ईसीए में ट्रायल्स दे रहे हो, आपका सिलेक्शन ईसीए से हो रहा है तो आपको उस कैटेगरी में रहना जरूरी है। म्यूजिक से जा रहे हो, म्यूजिक सोसाइटी में रहना कंपलसरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट और बहुत जनरल क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या ईसीए भरने से मेरा नॉर्मल एलोकेशन पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से समझ लीजिए। सीयूईटी का एग्जाम दिया तो सीयूईटी का जो मार्क्स ऑब्टेन हुआ है आपको उस बेसिस पे पहले आपको कॉलेज अलॉट होगा। राउंड 1 राउंड 2 में आपको कॉलेजेस आपके सीयूईटी स्कोर के हिसाब से अलॉट होंगे। कोर्स प्लस कॉलेज आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीयूईटी बेस्ड मार्क्स से ही अलॉट किया जाएगा। थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन में आपका स्पोर्ट्स कोटा या ईसीए का रिजल्ट आता है, उससे ही आपको कोर्स और कॉलेज अलॉट होता है अगर आप पास होते हैं। तो ईसीए में कुछ दिन पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आपको ये शो करने लगेगा कि आपने जिस कैटेगरी में आपने दिया था उसमें आपको 70 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो पहले आपको मार्क्स पहले ही पता चल जाएंगे कि अच्छा मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो थर्ड राउंड एलोकेशन की डेट आएगी
उस दिन आपको पता चलेगा कि उस जितना नंबर आपने ऑब्टेन किया है उससे आपको अपने प्रेफरेंस शीट में कौन से नंबर का कोर्स और कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसीडिंग में ईसीए का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप ईसीए में फेल भी हो जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने जो सीयूईटी से मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब सेकेंडली, अब आपको दोनों से कॉलेज मिल गया, थर्ड राउंड में आपको ईसीए से भी कॉलेज मिल गया, तो अब आपके पास ऑप्शन होता है। आपके पास ऑप्शन है कि आपको जो सीयूईटी स्कोर से कॉलेज मिला है आपको उसको चूज करना है, या ईसीए से जो कॉलेज मिला है आपको उसको चूज करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये ज्यादा बेटर कॉलेज है तो ईसीए की सीट एक्सेप्ट मत करना। ईसीए का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें दो ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। बिल्कुल, अगर आपको एक पहला कॉलेज पसंद है, नॉर्थ कैंपस मिल गया और ईसीए से साउथ कैंपस मिल रहा है, तो इसको एक्सेप्ट मत करना, ईसीए एक्सेप्ट मत करना, अपना नॉर्मल सीयूईटी स्कोर से रहना। ठीक है, लेकिन जैसे मेरा केस था, मेरे पास सीयूईटी से ऑफ कैंपस कॉलेज था बट मुझे ईसीए से साउथ कैंपस कॉलेज मिल रहा था, तो मेरी तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करते हो आपकी ये वाली सीट कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करके रखे हैं, दोनों सीट मेरे पास है, जिस दिन मन किया इसमें जाओ, जिस दिन मन किया इसमें जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो बहुत ही सोच के ध्यान से आपको चूज करना है कि आपको इस कॉलेज में रहना है या इस कॉलेज में रहना है। ठीक है, और एक क्वेरी तो नहीं थी बट ये मैं अपनी तरफ से बता दे रही हूँ कि जो बच्चे अपग्रेड करते हैं या जो बच्चे ईसीए में एडमिशन लेते हैं तो फीस का क्या होता है। जैसे आपने इसमें फीस भर दी, आपने इसमें आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने एक्सेप्ट किया, उसकी फीस भर दी और अब इसको ले लिया, फीस तो इसमें सबमिट कर दिया, इसमें भी फीस सबमिट करनी है। तो ये होता है कि अगर यहाँ पे आपकी मान लीजिए 10,000 फीस थी और यहाँ 5,000 फीस है, तो उस 10,000 में से 5,000 यहाँ खुद ही जमा हो जाएगा और जो बचा हुआ 5,000 है वो आपको 2 से 3 महीने में रिफंड हो जाएगा। तो फीस का कुछ झोल नहीं होता, वो आपकी रिफंड हो जाती है और एडजस्ट हो जाती है दोनों कॉलेजेस में। ठीक है, अब लास्टली वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ईसीए ट्रायल्स के दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सबसे पहला सबसे मेजर डॉक्यूमेंट है आपके सर्टिफिकेट्स। इसको कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो जो सर्टिफिकेट्स आपने ईसीए पोर्टल पे अपलोड किए हैं उनको आपको ईसीए के ट्रायल्स के दिन साथ में लेके जाना है। आपने अगर 3 सर्टिफिकेट या 5 सर्टिफिकेट जितने भी सर्टिफिकेट्स अपलोड किए हैं उसको आपको ईसीए के ट्रायल्स वाले दिन साथ में लेके जाना है। आपका पहले ट्रायल्स होगा, सपोज म्यूजिक का ट्रायल है, मैंने गाना गा के सुना दिया, मैं स्टेज से उतरूंगी, सामने ही कुछ टीचर्स का पैनल बैठा होगा, मैं उनके पास जाऊंगी, वो कहेंगे कि अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओ, मैं उनको सर्टिफिकेट्स चेक कराऊंगी। तो वो कंप्यूटर में चेक करते रहेंगे कि आपके सामने ही होगा। जैसे मैं गई थी तो पूरे रूम में बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए थे, अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे एक एक करके बच्चे उनके पास जा रहे थे, वो उस बच्चे का रोल नंबर देख करके पोर्टल खोल रहे थे और मैच कर रहे थे कि जो बच्चे ने अपलोड किया सर्टिफिकेट और जो लेकर के आए वो सेम है कि नहीं, और वो जो अगर वो सेम है तो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है कि नहीं, कोई नकली तो नहीं है, किसी ने कैनवास से खुद ही बना करके तो अपलोड नहीं कर दिया। तो किसी भी प्रकार का फ्रॉड करने की कोशिश मत करना कि कैनवा से बना करके ये मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ, मुझसे बच्चों ने पूछा कि क्या दीदी कैनवा पे अपने आप से सर्टिफिकेट बना के अपलोड कर सकते हैं। ये इतने खुराफाती बच्चे हैं, कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी पूछते हैं। नहीं, ये सब कुछ मत करना, अपनी क्रिएटिविटी यहाँ मत दिखाना, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट असली है उसी को अपलोड करना, क्योंकि वहां पे वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाना। और ऐसा वो मांगते तो नहीं है बट अपने साथ अपने 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब आपको लेकर के जाना सर्टिफिकेट्स के साथ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपके सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। बट अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूंगी। एंड सेकेंडली मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आपकी तरफ से आया है। मैं अभी छोटी यूट्यूबर हूँ, मेरा सब्सक्राइबर बेस भी नहीं है और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये ईसीए जैसी इतनी अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे सर्कुलेट नहीं हो पाई। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज और कमेंट ये आया कि दीदी मैंने सीएससीएस पोर्टल पे फॉर्म फिल कर दिया बट ईसीए के बारे में पता नहीं था तो मैंने फिल नहीं किया।
ये सुन के मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि काश मेरा थोड़ा बेस और बड़ा होता तो फिर मैं और लोगों को बता पाती। इसीलिए पता है मैंने जो अपनी पहली वीडियो थी ईसीए वाली वो बहुत महीने पहले डाल दी थी कि धीरे धीरे करके एक एक दो बच्चों तक पहुंचे तो वो वीडियो, बट अभी भी कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच पाई है। मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि अभी भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं फिल किए हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ईसीए वाली वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, मेरा भी सपना था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढूं। आसान नहीं होता है सपना पूरा करना, बहुत बड़ी चीज होती है सबके लिए, आपके लिए भी होगी। तो एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के साथ यहाँ तक पहुंचो। जब साथ में आते हैं लोग ना, खुशियां बांटने वाले लोग साथ में होते हैं तो और अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि कितने फायदे की चीज है, उन्हें भी मोटिवेट करो कि वो भी अप्लाई करें। ठीक है, और बाकी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। तब तक टेक केयर, बाय बाय।